Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the CSS 2023 English papers, both essay and Pressy papers here. The analysis of the essay paper was due because you have been hearing a lot of things about the different topics. काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें इस तरह के थे जिसने टोटली लोगों को शॉक किया और साफ लग रहा था कि एस्पायरेंट्स एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का पेपर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का पेपर आया पूरी तरह से उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ था। ये मौजूदा एस्पायरेंट्स की तवक्को के ख़िलाफ़ हो तो हो, लेकिन हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों के या एग्ज़ामिनर्स के या टीचर्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ तवक्को नहीं था। और नोआ की क्लासेस में जब भी मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ाता हूँ और आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तो हम हमेशा स्टूडेंट से ये कहा जाता है कि अपने आप को तैयार रखें, किसी भी दिन आपको इस तरह का सरप्राइज़ मिल सकता है कि पेपर के अंदर तमाम एब्स्ट्रैक्ट और आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही शायद हो। ये 2017 में भी हो चुका है। लास्ट ईयर IAS का जो पेपर था इंडिया का, वो भी इसी तरीके से था। KPPMS का पेपर वो भी इसी तरीके से था। सो ये एक एस्पायरेंट्स के लिए एक आई वुड कॉल इट अ वेकअप कॉल कि ये समझना कि जो आई वुड से न्यूज़पेपर स्टाइल जो एसेज के पेपर्स बन रहे थे पाकिस्तान में CSS के, वो ज़माना नहीं रहा अब। वो बहुत ज़्यादा पेपर्स जो थे वो इंफॉर्मेशन बेस्ड समझा जाता था एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि बेसिकली जिस तरह के पेपर्स हमने CSS के देखे हुए हैं 80s में, 90s में या 2000s अर्ली में, एक्चुअल CSS का पेपर ये होता है, एक्चुअल पेपर ये होता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो बहुत ज़्यादा फ़र्क ही नहीं था समझ आती कि करंट अफेयर्स के पेपर में और ऐसे के पेपर में क्या डिफरेंस है। सो एक्चुअल अपने आप को हम सब लोगों का भी इस चीज़ की तैयारी करने की चाहिए कि एक्चुअल पेपर्स इस तरह के आया करेंगे फ्यूचर ऑल्सो। नाउ बेसिक डिफरेंस जो इसके अंदर जो एनालिसिस, जो फर्स्ट एनालिसिस था मेरा, उसके अंदर ये पेश आया कि वो फर्स्ट एनालिसिस मेरा ये था कि लोगों को जो प्रॉब्लम पेश आई वो है द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच एंड द डिस्कशन बेस्ड अप्रोच। क्योंकि CSS में ग्रेजुअली स्टूडेंट्स बाकी सारे पेपर्स में इंफॉर्मेशन को हैंडल कर करके एक अप्रोच बन जाती है कि जैसे ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन का पेपर है। आमतौर पर फर्स्ट डे जब कोई भी बैच स्टार्ट हो, स्टूडेंट्स को जब मैं पूछता हूँ कि आपको CSS के ऐसे के पेपर में सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है, तो आमतौर पर जो चीज़ सामने आती है वो यही है कि सर डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ कहाँ से आएगा। दिस इज़ व्हाट दे आर concerned with, and what I am concerned about is that discussion. मैं उनसे ये कहता हूँ कि डिस्कशन कहाँ से आएगी, and this is what most of the students are, aspirants are unable to understand. So discussion based approach, basically CSS का जो essay का पेपर होता है वो discussion based होता है, लेकिन information based approach की वजह की जो माइंडसेट बन गया हुआ है लोगों का, दैट इज़ द रीज़न कि इस पेपर में इन लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आई। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एन एसे, दिस इज़ नॉट अ करंट अफेयर्स पेपर, एंड द एसे डिस्कसेस आइडियाज़, नॉट इंफॉर्मेशन। Yes, the information is important. Information is used to prove the idea, to prove the discussion. It's a discussion based on information. It is evidence-based writing. यकीनन एविडेंस आपको चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि आइडिया सिर्फ डिस्कस करते जाएं without giving any evidence. But at the same time, the main weightage should be of that of discussion, not the information. और इस टॉपिक को अब इस पेपर को अगर एनालाइज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डिस्कस द एसे पेपर। फर्स्ट जो टॉपिक था, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। इट्स एन अफ्रीकन प्रोवर्ब, बेसिकली अफ्रीकन सेइंग, एंड अब इसके ऊपर अगर लोग इसको बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ एसेज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ और टाइप्स ऑफ एसेज के ज़रिए ही लोगों को सही माने में समझ आती है कि किसी भी टॉपिक को किस तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मिक्सअप करना टॉपिक्स को, टाइप्स ऑफ एसेज को कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और लोग समझते हैं कि हम ज़बरदस्ती उसको ले भी जाएंगे कि क्या हुआ सर किसी टॉपिक को, बाद लोग कहते हैं टाइप शाइप कोई नहीं होती, बस ऐसे ऐसे लिखो। इस
एटीट्यूड ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वेयरएज जो अब कैंडिडेट्स टाइप्स के हिसाब से लिख रहे हैं उनकी ज़्यादा लोग पास हो रहे हैं, पासिंग रेशो बढ़ गई है, सिर्फ इस वजह से कि एग्जामिनर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था उसने शुरू में लिख के दिया था आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेज, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, तो उसके मुताबिक फिर चले, एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलें। ये वाला टॉपिक इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन, बहुत से लोगों ने इसको हैंडल करने की कोशिश की। हाँ जी, एग्जामिनर ने ये कहा है, अब इसको साबित करना है। साबित करने का मतलब है कि आप अब इसको वेरियस डायमेंशन से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि यस, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। इट इज़ एन ओपन एंडेड टॉपिक, इसकी कोई एक सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। एब्स्ट्रैक्ट से मेरी मुराद होगी ओपन एंडेड। दो तरह के टॉपिक्स हैं, होते हैं, एक ओपन एंडेड होते हैं और दूसरे क्लोज एंडेड। जो क्लोज एंडेड है फिर उनके अंदर दो टाइप्स आती हैं जिसमें अंदर एक्सपोजिशन है और आर्गुमेंटेशन है। जो ओपन एंडेड है, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन, अब इसके ऊपर वेरियस डायमेंशन से वेरियस इंटरप्रिटेशन जो है इस टॉपिक की जा सकती हैं, कोई एक सिंगल इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट, the one who uses force is afraid of reasoning. Abstract, it's open-ended. It cannot be written only according to one dimension. जैसे बाद लोग समझते हैं कि इस ऐसे के अंदर ये लिखना था। बहुत से लोग मैंने देखा है पिछले 2-3 दिनों में YouTube के ऊपर इसका पेपर का एनालिसिस करते हुए वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके अंदर ये लिखना था, एंड दे डिस्कस द मटेरियल ऑल्सो, ये वाली आर्गुमेंट देनी थी, ये वाली आर्गुमेंट देनी थी। अगर यही इंफॉर्मेशन और यही आर्गुमेंट देनी थी तो दैट मीन्स कि जिस शख्स को उस आर्गुमेंट का नहीं पता फिर वो उस ऐसे के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक इन विच एनी इंटरप्रिटेशन एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव इट इज वैलिड। The examiner views and values your opinion, your views on that topic. इसलिए कि वो और टॉपिक्स हैं जिनके अंदर उसने डायमेंशंस फिक्स कर देनी है, जिसके अंदर फिर उसी हिसाब से फिर जो है वो बात की जा सकती है, उसी डायमेंशन के मुताबिक बात की जा सकती है। Here it is open ended. Topic number 3, not all recycling projects are cost effective. Not all recycling projects are cost effective, which means that all recycling projects have some sort of cost, whether it is the cost on environment, whether it is human cost, whether it is the financial cost, everything. All recycling projects currently they have a cost, and if that cost is ultimately recycling क्यों कर रहे हैं, environment को save करने के लिए, और अगर वो cost फिर environment को damage कर रही है, this is a huge issue right now. कि रिसाइकलिंग तो हो रही है लेकिन एट द सेम टाइम रिसाइकलिंग इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल, मैं उस दिन एग्जांपल दे रहा था क्लास में कि हमारे सामने ये इस्लामाबाद में अतातुर्क एवेन्यू में प्लास्टिक रोड जो थी वो बनाई गई, सो दैट जो कन्वेंशनल जो मेथड है उसका रोड बनाने का, उसकी बजाय एक तो हमने प्लास्टिक को रिसाइकिल किया और कन्वेंशनल मेथड से जो इकोलॉजी को जो डैमेज होता है, जो एनवायरनमेंट डैमेज होता है, वो चीज़ ना हो। बट while melting that plastic, the fumes and the emissions were so high कि वो तमाम जो मकसद था उस रोड को बनाने का वही ख़त्म हो गया। सो आपने रिसाइकिल तो कर लिया, बट एट द सेम टाइम रिसाइकलिंग करने से जितनी हमने कॉस्ट जो उसकी बचाई है उससे कहीं ज़्यादा उसको जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर गए। जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स, लाजमी नहीं कि इसी रेफरेंस से बात की जाए, जो मेरे माइंड में आया मैंने आपके सामने। एक्सपोजिटरी एस्से, और ये वाहिद एक्सपोजिटरी टॉपिक था इस पूरे पेपर के अंदर। नंबर 4, द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, प्रोवर्ब। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, इस किस्म के टॉपिक्स को लिटरेरी कहते हैं। इट इज़ नॉट लिटरेरी। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, एन ओपन एंडेड टॉपिक इज़ नेवर, इट्स नॉट ऑलवेज लिटरेरी। ये समझना, लिटरेरी से मुराद है नहीं जी, आम क्या है व्यू, आम ये है कि जो लिटरेचर पढ़े हुए हैं लोग वो इसको पेपर को जो है वो आराम से कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। लिटरेचर वालों से पूछे
क्या आप इसको इंटरप्रेट डायरेक्टली जो है वो इसी तरीके से कर सकते हैं कि पूरी ऐसे लिखी जा सके? इट्स नेवर नेसेसरी कि जी हर फिलोसफी पढ़ा बंदा या लिटरेचर पढ़ा बंदा इस ऐसे को उसी तरीके से जो है वो इंटरप्रेट कर सकेगा। ओपन एंडेड टॉपिक, आप किसी भी तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन वॉक्स आउट, एब्स्ट्रैक्ट, ओपन एंडेड। नंबर 6, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल। अब उसने एक अपना ओपिनियन पेश कर दिया, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव इसलिए कि एग्जामिनर ने कहा कि इट इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव, यानी ये खास उसका ओपिनियन है। आई पर्सनली फॉर एग्जाम्पल मे डिसएग्री विद दैट और इवन एग्री विद दैट। सो इसका मतलब है कि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। पहचानने की जरूरत ये होती है, लोग वो स्टूडेंट्स आमतौर पे परेशान हो जाते हैं कि जी आर्गुमेंटेटिव कैसे, इजंट इट डिबेटेबल? पीपल मे डिसएग्री विद दैट। नहीं जी, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसका अपना एक वो है, उसका अपनी एक इफेक्टिवनेस है, ब्यूटी है। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट द एग्जामिनर थिंक्स, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक। आप किसी भी साइड से उसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव। नंबर 7, टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग higher taxes should be imposed on soft drinks and junk food. Should be imposed. Well, healthy eating को प्रमोट करने के लिए और भी तरीके किए जा सकते हैं बनिस्बत सिर्फ इसके, argumentative. There are two sides to that. It's a debatable statement. People may agree with it, disagree with it. So इसके अंदर thesis, antithesis और synthesis का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद नंबर 8, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। मेरा नोआ के मॉक्स में ये वाला टॉपिक था। जुलाई के मॉक्स में पहला टॉपिक ये था कि मैनकाइंड इन एन अनएंडिंग रेस विद टेक्नोलॉजी। मैनकाइंड इन एन अनएंडिंग रेस विद टेक्नोलॉजी। कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो डिपेंडेंट और आर्गुमेंटेटिव ऐसे थी वो, ये भी आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र किया है, ऑनलाइन लर्निंग का, तो ये वो चीज़ है जो हम नोआ के में एसेस पढ़ाते वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात भी की जाती है, बहस भी की जाती है। और आमतौर पे आर्गुमेंटेटिव एसेस पढ़ाते वक्त मेरा इसके अंदर जो है वो सारा फोकस ही इस चीज़ के ऊपर होता है। सो ये वाला टॉपिक भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए तैयार था नोआ के, लेकिन ख़ास तौर पे 8 वाला जो टॉपिक था, ये नोआ के स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्गुमेंटेटिव ऐसे की हुई थी, फॉर देम इट वाज अ पीस ऑफ केक, बिकॉज आर्गुमेंटेशन है जो है हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ सिखाते हैं और स्टूडेंट्स उसको अच्छे तरीके से करने में कामयाब हुए। आई मस्ट ऐड हेयर व्यूअर्स के ये पेपर आम तौर पे लोगों के लिए तो, पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा सख्त शौक था, लेकिन हमारे नोआ के स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। और यहाँ पे हमें वो ह्यू एंड क्राई नज़र नहीं आई, इसलिए कि लोगों को ऑलरेडी पता था। किसी भी मैंने आम कैंडिडेट से भी पूछ के देखा है तो दे कुड ईजीली इंटरप्रेट, दे कुड ईजीली डिसाइफर, एंड दे डिड नॉट हैव दिस ओपिनियन कि सर ये पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है। नहीं, मुसीबत नोआ के स्टूडेंट्स के लिए कम से कम नहीं थी, बिकॉज उनकी ऐसे की प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि वो इस किस्म के पेपर्स को हैंडल कर सकते हैं। ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स को इस तरफ लेके जाते हैं। हमारे जो दिसंबर टेस्ट सीरीज़ थी उसके अंदर जो मैंने लास्ट पेपर जो दिया था उसके अंदर 4 एब्स्ट्रैक्ट एसेस दिए थे। देयर वर 3 आर्गुमेंटेटिव एंड जस्ट 2 एक्सपोजिटरी। ये स्टूडेंट्स की एक प्रिपरेशन थी, उनके लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था कि एक्चुअल एसे का पेपर इस तरह भी हो सकता है। तो दे वर रेडी फॉर दिस। टॉपिक नंबर 9, बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। नोआ में हमारा जो है सितंबर के मॉक्स का एक जो टॉपिक था कि ट्रेडिशनल द चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम इन द मॉडर्न एरा, चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम इन द मॉडर्न एरा, ये वो वाला टॉपिक है बिल्कुल। बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम, अगेन उसने एक उसके ऊपर इम्पोजिशन इम्पोज कर दी अपनी एक कंडीशन, तो दैट बिकम्स आर्गुमेंटेटिव। लास्ट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बॉयज़ विल बी बॉयज़। इसके अंदर वैसे तो ठीक है, शोर काफ़ी मचा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर से इसके ऊपर बात ये करूँगा कि अगर ये कहा जाए, जैसे कि हर जगह इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जी ये क्लेमेंटाइन फोर्ड की जो बुक है बॉयज़ विल बी बॉयज़, उसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक है पेट्रियार्की के ऊपर और मिसोजिनी के ऊपर और सारा कुछ, दैट वुड बी अ लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टॉपिक। और ये कहना कि जी अगर किसी शख्स ने, ज़्यादातर लोग जैसे समझ रहे हैं कि सर हमने तो वो किताब नहीं पढ़ी हुई या हमने तो सुना भी नहीं हुआ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इसको क्लेमेंटाइन फोर्ड की
बुक के मुताबिक ही लिखना है या यही आर्गुमेंट इसके अंदर डिस्कस की जा सकती है। इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक। प्लीज डू नॉट ट्राई टू लिमिट इट कि जी इसको जेंडर स्टडीज की फलां थियरी के मुताबिक सिर्फ इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। इट हैज वास्ट इंटरप्रिटेशंस और इसको वेरियस एंगल से डिस्कस करना। आई वुड लाइक टू सी, और स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसकी बड़े बड़े नए एंगल से आउटलाइन जो है मुझे दिखा भी रहे हैं आजकल, एंड इट्स वंडरफुल टू सी हाउ दे आर एबल टू पुट सो मच इमेजिनेशन into their essay papers, which is the basic qualification to pass the essay papers. I wish success to all our students, all our candidates in this wonderful paper, and please remember that this is the way for the future. Thank you very much.